नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भू संचलन के ऊपर है, यानी कि अर्थ मूवमेंट के ऊपर रहेगा। यानी भूमि यानी पृथ्वी के ऊपर कैसे संचलन होते रहते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से ऐसे बल काम करते हैं, कौन कौन से ऐसे फोर्स होते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर हमको इतने सारे फिगर, इतने सारे आकृतियाँ हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो हमको कई जगह पर्वत देखने को मिलता है, कई जगह पठार देखने को मिलता है, कई जगह फ्लैट मैदान देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी फोर्स काम करते हैं पृथ्वी के ऊपर? तो हमने पिछली क्लास में भी बताया है कौन कौन से फोर्स ऐसे काम करते हैं। एक हमने बताया था अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल काम करते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारे चीज़ें उत्पन्न होते रहते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर कई सारी आकृतियां हमको देखने को मिलते हैं। तो आज का जो पूरा ये मतलब टॉपिक है भू संचलन, इसको आज एक बेसिक जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, एक आधार समझेंगे कि आखिर इन बलों के कारण पृथ्वी के तल पर किस तरीके का आकार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिसको शब्द यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले यदि हम आपको ये बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भू संचलन। भू संचलन इसका मतलब यानी कि अर्थ मूवमेंट की बात कर रहे हैं। अर्थ मूवमेंट्स। देखिए भू संचलन का मतलब यह है, सिंपल सा मतलब भू यानी कि हम कई बार बताए हैं कि भू का मतलब यहाँ पृथ्वी से डिनोट कर रहे हैं, यानी जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, उसके ऊपर जो संचलन होते रहते हैं, जो मूवमेंट्स होते रहते हैं, जो चेंजिंग होते रहता है, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर कई सारी आकृतियाँ हमको बदलती हुई नज़र आती है। कई सारी चीज़ हैं जो आज है और 10 साल के बाद वो चेंजिंग होते रहते हैं, ठीक है? और कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी है और हजारों साल के बाद चेंजिंग होता है, ये भी होता है। तो ये संचलन होता है, ये किस कारण होता है? भूमि के ऊपर मूवमेंट्स किस कारण होता है? भूमि का आकृति किस कारण बदलता है? तो ये दो बलों के कारण उत्पन्न होता है। ये दो बल क्या है? एक होता है अंतर्जात बल, अंतर्जात बल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स। और एक होता है बहिर्जात बल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये भू संचलन का जो क्रिया है यानी अर्थ पर जो मूवमेंट हमको नज़र आता है वो मूवमेंट दो बलों के कारण होता है। एक होता है पृथ्वी के ऊपर दो बल काम करते हैं पृथ्वी पर, एक अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इसके कारण हमको पृथ्वी के ऊपर संचलन देखने को मिलता है, मूवमेंट्स देखने को मिलता है। तो ये बल क्या है? तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होते रहते हैं उसके कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है, हलचल होगा तो उससे कुछ एनर्जी निकलेगा, तो इसका मतलब फोर्स बन गया, कुछ तो बल काम करेगा ही। जाहिर सी बात है, हम यदि इसको ऐसे दबाएं या फिर ऐसे कस के मारें तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से एनर्जी निकल के यहाँ जा रहा है ना, ये जो हाथ ऐसे चला रहे हैं ये किस कारण हो रहा है? एनर्जी के कारण हो रहा है ना। हम जो भी भोजन करते हैं वो एनर्जी का रूप लेता है और एनर्जी के कारण ही हम बोल पाते हैं, हम ऐसे हाथ कर पा रहे हैं, ऐसे इसको भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिख पा रहे हैं कोई चीज़, तो ये सब एनर्जी के कारण ही हो रहा है। तो जब हलचल होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी निकलेगा। हमारा शरीर में जो अभी आपको हलचल दिख रहा है ये हलचल एनर्जी के कारण ही हो रहा है ना। शरीर के अंदर एनर्जी है, उसके कारण ये हलचल हो रहा है।
तो जब ये किसी चीज़ से टकराएगा या किसी चीज़ पर काम करेगा तो वो फोर्स बन रहा है। फोर्स में देखिए, आप खुद समझिए, फोर्स का डिफिनेशन क्या यहाँ पर बना सकते हैं हम, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना। फिजिक्स में तो यही पढ़ना है शायद, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना शरीर के अंदर मास है, मास और वेट में अंतर होता है, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। मास अलग होता है, वेट अलग होता है। यानी मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वेट को वजन कहते हैं। वजन मास और ग्रेविटेशन फोर्स मिलाकर बनाया जाता है। और मास, जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो मटेरियल ठूसे हुए हैं, जो भरे हुए हैं, उसको मास कह रहे हैं। तो मास और कितना स्पीड से हम ले जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेटर। जिन्हें देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि आपको हम क्लियर कर दें तो एक्सेलरेशन उसको कहते हैं। देखिए, आप बाइक वगैरह शायद चलाते हो, उसमें एक्सेलरेटर का जो काम होता है ना, उसी तरीके का इसमें भी होता है। एक्सेलरेटर में क्या होता है, अभी हम ऐसे चल रहे हैं, 10 का स्पीड है, फिर ऐसे बढ़ा है, 20 का हो गया, फिर ऐसे बढ़ा है, 30 का हो गया, इस तरीके से, फिर ऐसे कम किए, फिर कम हो गया, 30 का था 20 का हो गया, फिर ऐसे कहिए 10 का हो गया। तो ये जो स्पीड में चेंजिंग हो रहा है, यही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेटर का जो काम हो रहा है ना, उसी तरीके से ये एक्सेलरेशन होता है। यहाँ से लेकर के गए थे ज़्यादा स्पीड में हम हाथ को, और वहाँ जाते जाते थोड़ा सा स्पीड कम हो गया, समझ आ रहा है। तो हमारे हाथ के अंदर जितना मास है और जितने स्पीड से जा रहे हैं, ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमको फोर्स नजर आता है। उतना का फोर्स से हम किसी चीज़ पर प्रहार कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ को अटैच कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो जब हम किसी भी, जैसे पृथ्वी के अंदर जो हलचल होते रहते हैं, उसके कारण जो बल निकलता है, यानी पृथ्वी की भूगर्भ की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी के गर्भ में जो हलचल होते रहते हैं, उसके कारण जो बल निकलता है, वही होता है अंतर्जात बल, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स उसको कहते हैं, ठीक है। और बहिर्जात बल क्या होता है, तो ये तो शायद क्लियर ही हो गया होगा आपको, ऐसे ही लग रहा होगा कि पृथ्वी के बाहर, बहिर बोल रहा है ना, यानी बाहर की बात कर रहा है, ये अंतर बोल रहा है यानी अंदर की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बहिर्जात यानी पृथ्वी के सतह पर जो बल काम करता है, पृथ्वी के सतह पर कैसा बल काम करता है, तो आप देखे होंगे नदियों का प्रवाह तेज गति से होते रहता है, हवाएं बहुत तेज गति से चलती रहती है, तो उसके कारण भी तो फोर्स काम कर रहा है। आप यदि यहाँ पर खड़े हैं और बहुत तेज तूफान है, जब बहुत तेज हवा आ जाए, तो शायद हो सकता है आपको भी उठाकर कहीं फेंक देगा। तो ये बल के कारण ही हो रहा है ना। वो उतना स्पीड से आया और उसके अंदर जो मास होगा, वो क्या आपसे जैसे अटैच हुआ तो फोर्स आप पे लगा, आपको कहीं दूर फेंकेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बहिर्जात बल ही तो है। यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर, जनरली इसको हम वायुमंडल से समझ लेते हैं, वायुमंडल जो होता है पृथ्वी का, वही बहिर्जात बल है एक तरीके का, ऐसे हम जनरली समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी बल काम कर रहे हैं, उसको बहिर्जात बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के अंदर जो बल काम कर रहे हैं, उसको अंतर्जात बल कह रहे हैं, क्लियर है। ये अंतर्जात बल दो तरीके से काम करता है। आप भी सोच सकते होंगे, बल तो दो तरीके से काम करेगा ही ना अंदर, कैसे। एक बल वो होगा जो ऐसे करेगा, यानी ये सतह है पृथ्वी का, तो इसको बार बार ऊपर की ओर ठेलेगा, और ये यदि कमजोर है तो इसको फाड़ के निकल जाएगा बाहर, जो भी मटेरियल होगा। हमने बताया था कि जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, जो लिक्विड होता है, जो आग का गोला, आग के जैसा ज्वाला बना हुआ है पूरा लिक्विड के फॉर्म में, द्रव के रूप में, तो वो आग क्या होता है, ये धरती को फाड़ के ही ना ऊपर आता है और फिर लावा बनकर बिखर जाता है सतह पर, और वही धीरे धीरे ठंडा होकर पहाड़ पर्वत का निर्माण करते रहता है, स्थल का निर्माण करते रहता है। जो हम ज्वालामुखी में दिखाए थे आपको कि इस तरीके से पृथ्वी के अंदर ऐसे निकला और फिर ऐसे लावा के रूप में ऐसे गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सतह कमजोर था तो यहाँ से इसको फाड़ दिया। तो एक तो बल ऐसे काम कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी वर्टिकल काम कर रहा है, इसको कहते हैं अंतर्जात बल। दो तरीके से काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं, यही लिखते हैं, एक काम करते हैं वर्टिकल के रूप में, वर्टिकल यानी इसको हिंदी में कहते हैं लंबवत,
लंबवत काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वर्टिकल काम कर रहा है लंबवत तरीके से ऐसे, ठीक है। और दूसरा जो बल काम करता है, ये भी आप शायद समझ रहे होंगे कि दूसरा जो बल काम कर रहा है वो ऐसे काम करता है, ऐसे, इस तरीके से, क्षैतिज तरीके से। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस तरीके से बल काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में भी काम कर सकता है, ऐसे बल काम कर रहा है, ऐसे, ठीक है। ये जो आपको हम दिखाए थे इस तरीके से, ऐसे भी तो काम कर रहा है ना। ये पृथ्वी के अंदर ही क्षैतिज रूप में, खड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे काम कर रहा है। तो दो तरीके का बल काम कर सकता है, एक तो खड़ा सीधा ऐसे निकल जाए और एक ऐसे निकल जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये अंतर्जात बल दो तरीके से काम करता है, एक वर्टिकल रूप में और दूसरा क्षैतिज रूप में, जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल, इसको हिंदी में क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज बल, और ये लंबवत बल, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। इतना क्लियर है। अब यदि हम आगे समझें तो अंतर्जात बल में भी कई सारे चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी आज हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अंतर्जात बल यानी एंडोजेनिक फोर्स के अंदर भी दो तरीके के बल काम करते हैं। हमने अभी बताया कि एक हॉरिजॉन्टल के रूप में और एक हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल के रूप में, ठीक है। अंतर्जात बल के कारण ही दो चीज़ें और हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पृथ्वी के ऊपर एक मूवमेंट देखने को मिलता है इस बल के कारण। ये बल के कारण क्या हो रहा है, एक मूवमेंट देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो वो मूवमेंट कैसे होता है, तो एक होता है जिसको कहते हैं पटल। पटल कहने का मतलब पृथ्वी के तल की बात कर रहे हैं, ठीक है। पटल विरूपण, पटल विरूपणी संचलन। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि पटल यानी पृथ्वी के तल पर विरूपणी, विरूपण यानी रूप में चेंजिंग होना। पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी की ये सतह है, तो इसके ऊपर इस तरीके का यदि रूप बना हुआ है, इस तरीके का हमको आकृति नजर आ रहा है पृथ्वी की सतह पर, तो इसका रूप में चेंजिंग हो गया। चेंजिंग कैसे हुआ, तो ये हो गया इस तरीके से, ऐसे। तो ये विरूपण हो गया, ठीक है। पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। ये क्या हो गया, विरूपण हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको विरूपणी संचलन कह रहे हैं। ये मूवमेंट के कारण ऐसा हुआ है, ये मूव कर गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो पटल विरूपणी संचलन ये किस कारण से हुआ है, अंतर्जनित बल के कारण, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स के कारण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायस्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये पटल विरूपणी संचलन क्लियर है। अब देखिए, अब यदि हम बात करें तो अंतर्जनित बल के कारण एक काम और होता है। देखिए, पहले इसको समझते हैं। पटल विरूपणी संचलन जो है, आपको कई बार जो है, जो पृथ्वी के ऊपर जैसे मान लेते पर्वत है या फिर पठार है, तो इसका डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका डिजाइन में चेंजिंग होना यानी आकृति बदल जाए, इसका रूप बदल जाए, तो ये आप शायद नहीं देख पाते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रिया बहुत ही धीमी गति से होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेसर है इसका, यानी मंद गति से चलते रहता है। इतना धीरे धीरे काम होता है कि लगभग सैकड़ों हजारों साल लग जाता है ये रूप का चेंजिंग करने में, ठीक है। इसलिए आपको नहीं दिखाई देता ये होते हुए, ये चेंजिंग होते हुए, ये रूप का बदलना आपको नहीं पता चलता है, क्योंककि हमारा एज जो है वो सैकड़ों हजारों साल नहीं है। अब तो भारत का जो एज रेशियो है शायद 68.5 हो गया है, यानी 68.5। 100 साल भी नहीं जी रहा आदमी,
समझ ही सकते हैं आप। तो कहाँ से मतलब चेंजिंग हो ही नहीं रहा, देख ही नहीं पाते हैं। तो कहने का, और ये इतना धीरे धीरे चेंजिंग होता है। जैसे देखिए 500 साल के बाद ये पहले ऐसा था, ठीक है, 500 साल के बाद क्या हो गया, यही जो फिगर है ये इसको होना कैसा है, इस तरीके से, ये लास्ट पॉइंट है। तो 500 साल के बाद क्या होगा, ये ऐसे है ना, तो ऐसे हो करके ऐसे थोड़ा सा उठेगा। देखिए यहाँ सटा हुआ है तो थोड़ा सा उठ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद, 200 सालों के बाद ये थोड़ा सा और ऐसे ऊपर उठेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऐसे ऊपर उठेगा। फिर ऐसे उठते उठते कई साल लग जाते हैं जो हमको पता ही नहीं चलता। फिर ऐसे होगा, पता ही नहीं चलता, क्योंकि कई 100 साल लगते हैं ना ये एक एक प्रोसेस आगे बढ़ने में। तो ये पटल विरूपणी संचलन के कारण ये जनरली एकदम धीमी गति से होने वाला मूवमेंट है जो पृथ्वी के ऊपर हमको नज़र आता है। तो जाहिर सी बात है दूसरा मूवमेंट कैसा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। जो एक संचलन हमको धीमी गति से नज़र आ रहा है चलते हुए, तो दूसरा संचलन क्या होगा, दूसरा होता है आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन, आकस्मिक, अचानक, अकस्मात, आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब कि एक वेग से चेंजिंग हो जाना। एक वेग भूकंप आया और अभी स्थल ऐसे समतल था, भूकंप आया, पूरा स्थल ये गायब, पूरा भूस्खलन हो गया, नदी में बह गया, यही सिर्फ बचा। ये भी होता है ना। तो अभी इस तरीके का फिगर नजर आ रहा था, अब ऐसा हो गया, सिर्फ खाली नजर आ रहा है। तो ये अकस्मात होता है, ठीक है, ये आकस्मिक होगा, आकस्मिक संचलन इसको कह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आकस्मिक संचलन अंतर्जात बल के कारण हो रहा है। कभी कभी फोर्स बहुत ही तेज हो रहा है, ज्वालामुखी का निकल जाना आकस्मिक संचलन ही है ना। एक बार विस्फोट हुआ, हालांकि वो भी धीरे धीरे करके विस्फोट होता है, लेकिन एक कह सकते हैं कि एक बैग धरती फाड़ा तो एक बैग तो निकलेगा ही, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आकस्मिक संचलन, यानी सडनली काम हो गया, ठीक है, यानी सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स, और ये हो गया डायस्ट्रोफिक मूवमेंट। क्लियर है। अब यदि हम ये बात करें, अब इसकी बात करते हैं, उसकी बाद में करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं कि पटल विरूपणी संचलन के कारण कौन कौन से चेंजिंग हमको देखने को मिलते हैं। हमने बोला धीमी गति से होता है, ठीक है, लेकिन क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। यानी हमने कहने का मतलब ये है कि पर्वत निर्माण का काम भी ये पटल विरूपणी संचलन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पर्वत का निर्माण होना बहुत ही धीमी गति से होता है। ये शायद आपको भी पता होगा, बहुत ही धीमी गति से होता है ना, क्योंकि किसी पर्वत का निर्माण होते हुए शायद हम तो नहीं देखे, आप भी नहीं देखे होंगे शायद, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको निर्माण होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो यदि हम ये कहें कि पटल विरूपणी संचलन की यदि हम बात करें, तो इसकी वजह से भी दो संचलन हमको देखने को मिलते हैं। इसको यदि हम मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर इसको यदि हम बांटे, क्षेत्र का जो विस्तार होता है उसके आधार पर, ये संचलन की वजह से जो विस्तार होता है उसके आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे विस्तार होता है। एक तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक को कह सकते हैं हम क्या, कि एक है महादेश जनक संचलन। अब देखिए महादेश संचलन क्या होता है। महादेश जनक संचलन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एपेरोजेनिक मूवमेंट्स। एपेरोजेनिक मूवमेंट्स यानी देखिए इसका कहने का मतलब यह है, महादेश जनक संचलन का मतलब यह हुआ कि महाद्वीपों का निर्माण कर रहा है। इस संचलन की वजह से जो धीमी गति से संचलन हो रहा है, पटल विरूपणी संचलन, इसकी वजह से महादेश या महाद्वीपों का निर्माण होता है।
अब बड़े बड़े स्थल खंडों का निर्माण हो रहा है, पूरा जल है, ये मान लेते हैं पूरा बोट जल है, और इतनी दूर में महाद्वीप का निर्माण हुआ, ये स्थल का निर्माण हुआ। तो ये धीरे धीरे हुआ है, एक बैक नहीं हुआ है। आप लगभग हम लोग 500 साल 600 साल से देख रहे हैं, तो अभी तक हम लोग अभी तक क्या बना रहे हैं कि हमारा जो महादेश का संख्या है, मतलब सॉरी क्या बता रहे हैं, तो हमारा जो महादेश का संख्या है वो 7 है, 7 महादेश हैं, 7 कंटिनेंट हैं पृथ्वी के ऊपर। अभी तक हम लोग देख रहे हैं, देखिए कई साल से हम लोग यही पढ़ रहे हैं, अभी तक यही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिया बहुत ही धीमी गति से होता है। अभी 2015 के आसपास या 16 के आसपास शायद एक और महाद्वीप का इन लोगों ने खोज किया था, जिसको जिलैंडिया नाम दिया गया था। हालांकि वो अभी व्यवहार में नहीं आया। अभी भी आप पढ़िएगा तो आपको ये 7 महाद्वीप ही नजर आएंगे, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में ही वो जो होता है, क्या उसको बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका नाम बदल करके ओशिनिया कर दिया गया है। सिर्फ नाम चेंजिंग किया गया है, क्योंकि उनका कहना यह है कि किसी देश के नाम पर हम महाद्वीप का नाम क्यों रखें। तो इस हिसाब से जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम ओशिनिया कर दिया गया है। हालांकि है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही, लेकिन वो बस नाम चेंजिंग किया है, लेकिन है तो 7 महाद्वीप ही ना, 8वां तो नहीं मिल रहा। एक जिलैंडिया नाम का महाद्वीप इन लोगों ने बताया, लेकिन वो भी अभी तक व्यवहार में नहीं आया है। देखिए कब आता है। तो ये जो चेंजिंग है महादेश जनक संचलन, ये भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पटल विरूपणी संचलन के अंदर ही ना है, इसी के कारण ये हो रहा है, महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, यदि महाद्वीपों का निर्माण ऐसे हो रहा है, महादेश जनक संचलन एक यदि हम बनाते हैं, तो दूसरा हम क्या बना सकते हैं, दूसरा बना सकते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन, ऐसे कर सकते हैं ना। दूसरा हमारा हो जाएगा पर्वत निर्माण करने वाला संचलन, एक ऐसा मूवमेंट पृथ्वी के सतह पर जो पर्वत का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो पर्वत का निर्माण भी कर, जैसे हमने बताया था पिछली पता नहीं कौन सी क्लास में, लेकिन बताया है कि जो वलित पर्वत होते हैं, भ्रंशोथ पर्वत होते हैं, ये सारे पर्वत का निर्माण कैसे होते हैं, यही पटल विरूपणी संचलन की वजह से, यानी अंतर्जनित बल के कारण ही होता है, यानी अंतर्जात फोर्स के कारण ही हो रहा है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट्स, इतना क्लियर है। अब समझते हैं कि महादेश जनक संचलन के अंदर भी कैसे कैसे चेंजिंग होता है, कैसे कैसे द्वीपों का निर्माण हो रहा है, या फिर कैसे इसके कारण क्या क्या चीजें हो रही है, उसको भी समझते हैं। देखिए, महादेश जनक संचलन, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण 2 घटना हमको देखने को मिलता है, 2 सिचुएशंस यहाँ पर बन सकते हैं महादेश जनक के टाइम में। एक तो होता है ऊपरी मुखी। आपको ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि उसका जो मुख है यानी मुंह है वो ऊपर की ओर हो जाता है। तो इसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, यानी ऊपरी मुखी संचलन। तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर जाएगा। अब आप खुद समझिए ना, ये ऐसे समतल है, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो हम बोल रहे हैं ये ऊपर चला गया, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर चला गया तो ये तो नीचे हो गया ना, ये नीचे हो गया ना। तो या फिर ऐसे कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन, ये नीचे चला गया, ठीक है, तो ये ऊपर हो गया, ऐसे भी हो सकता है ना। तो एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, तो जो ऊपर हो गया उसको ऊपरी मुखी संचलन कर रहे हैं। एक ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से पृथ्वी का जो सतह है वो ऊपर की ओर चला जाता है, तो वो ऊपरी
जो ऊपर की ओर चला गया मतलब सतह, तो उसको ऊपर मुखी संचलन के कारण हुआ है, ऊपर मुखी संचलन उसको कह रहे हैं। यह संचलन ऐसा हुआ कि उसको ऊपर कर दिया सतह को। और दूसरा जो होगा उसको कहते हैं अधोमुखी संचलन। अधोमुखी संचलन यानी इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट्स हो गया। ठीक है, यानी ये नीचे की ओर हो गया, आधार की तरफ हो गया। ठीक है, आधार से नीचे चला गया, अधोमुखी। क्लियर है? तो अधोमुखी संचलन क्या हुआ कि इसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी का सतह नीचे चला जा रहा है, और ऊपरीमुखी संचलन की वजह से पृथ्वी का सतह ऊपर चला जा रहा है। इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि ऊपरीमुखी संचलन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इस संचलन की वजह से कैसे कैसे फिगर हमको देखने को मिलते हैं, उसको समझते हैं। देखिए, फिगर से यदि हम समझें, सबसे पहले तो हम यदि ये आपको हम बता दें कि ऊपरीमुखी जो संचलन होता है, इसकी वजह से दो चीजें यहां पर घटित होता है। एक उत्थान, जिसको अंग्रेजी में अपलिफ्टमेंट कहते हैं, और दूसरा निर्गमन, जिसको अंग्रेजी में इमर्जेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ऊपरीमुखी संचलन की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, उत्थान और निर्गमन। इसको यदि समझना है तो एक फिगर से आपको क्लियर समझा देते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए, यदि हम आपको एक फिगर बनाएं, देखिए, इस सतह मान लेते हैं, ये सब सतह है। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे से देखिए, 2 सतह हमने बनाया। एक सतह बनाया जो महाद्वीप का है, यानी जो स्थल का सतह है। ठीक है, और एक सतह हमने बनाया जो जल का है, समुद्र का सतह। ठीक है, ये सतह क्या है, समुद्र का सतह है। ठीक है, और ये सतह क्या है, ये सतह है महाद्वीप का, यानी स्थल खंड का, यानी भूमि जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसका ये हम तल बना है, और ये पानी का तल है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि देखिए, इस तरीके से यदि हम बनाएं इसका फिगर, देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सतह से क्या हो गया है, ऊपर उठ गया है ना। लेकिन किस सतह से, महाद्वीपीय सतह से। ये महाद्वीप का आसपास का एरिया है, ये भी महाद्वीप का आसपास का एरिया है, और अपने आसपास के एरिया से जो ऊपर उठ जाए उसको कह रहे हैं उत्थान। इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, इसको कहते हैं उत्थान, यानी अपलिफ्टमेंट हो गया। ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो गया, ये उत्थान है। यानी यानी महाद्वीप का जो सतह है, यानी स्थल का जो सतह है, उसके ऊपर अपने आसपास के जमीन से, यानी अपने आसपास का जो सतह है, ये आसपास का सतह हुआ, इससे कुछ भाग ऊपर उठ जाए तो उसको कहते हैं कि ये उत्थान हो गया है।
ठीक है। और दूसरा, यहां पर यदि हम बनाएं देखिए, यहां पर देखते हैं, ये तो महाद्वीपीय सतह पर कुछ भाग ऊपर उठा तो इसको उत्थान कह दिए, और ये समुद्री तल पर, समुद्री तल के जो सतह है, ये जो सतह आपको नजर आ रहे हैं, ये जो तट नजर आ रहा है, ये तट पर ये क्या हो रहा है, जो भाग ऊपर उठ जाता है, यानी समुद्री तट जो होते हैं उसके पास, समुद्र का ही तट है तो इसके नीचे वाला ये एरिया है ना, ये समुद्र है पूरा, ये ऊपरी भाग है, तल है समुद्र का, और ये ऐसे है समुद्र, इसके इधर नहीं आ सकता समुद्र, तो ये भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये भाग ऊपर उठ गया है तो इसको कह रहे हैं हम कि ये निर्गमन हो गया। ये क्या हो गया है, निर्गमन हो गया है, इसको इमर्जेंस कह रहे हैं। ठीक है, ये निर्गमन हो गया है। ठीक है, सुनो यार बात, यानी यहाँ पर महाद्वीपीय सतह पर जो भाग उठ जाता है उसको उत्थान कह रहे हैं, और समुद्री तट के पास जो सतह उठ जाता है उसको निर्गमन कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीजें होता है किस चीज से, ऊपरी मुखी संचलन के कारण। ठीक है, ये चीजें किसके कारण हो रहा है, ऊपरी मुखी संचलन के कारण ये हमको उत्थान का प्रक्रिया और निर्गमन का प्रक्रिया देखने को मिल रहा है। अब यदि हम ये कहें कि दूसरा था महादेश जनक बल में, यानी महादेश जनक संचलन में ऊपरी मुखी संचलन और अधोमुखी संचलन, तो ऊपरी मुखी संचलन के कारण हमको दो चीजें देखने को मिला, एक मिला उत्थान और एक मिला निर्गमन। ठीक है, तो अधोमुखी संचलन के कारण भी हमको दो चीजें देखने को मिलती है। अधोमुखी का मतलब क्या, ऊपरी मुखी मतलब ऊपर उठ जाना, तो दो जगह पर ऊपर उठा, एक महाद्वीप के पास ऊपर उठा और एक महाद्वीपीय जो समुद्र का जो तट होता है उसके पास ऊपर उठा। और अधोमुखी संचलन में क्या होगा, एक महाद्वीप के पास नीचे जाएगा और एक समुद्री तट के पास नीचे आएगा। तो कैसे, तो इसको भी यही फिगर में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये तो ऊपर उठ गया, यदि यही चीज ऐसे नीचे हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, यही चीज नीचे हो जाए इस तरीके से, महाद्वीपीय सतह है ना, तो यही नीचे हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अवतलन। इसका नाम क्या है, अवतलन। ठीक है, और यही चीज जो इधर समुद्री तट पर इधर हुआ है, ऊपर उठ गया, इसको निर्गमन कह रहे हैं, इमरजेंस कह रहे हैं। तो यही चीज यदि ऐसे नीचे हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, जब नीचे हो जाता है यानी अंदर की तरफ आ गया समुद्री तट के पास, तो इसको कहते हैं हम लोग निमज्जन का क्रिया। इसको क्या कह रहे हैं, निमज्जन, निमज्जन का क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको अवतलन को, यानी देखिए यहां पर यदि हम आपको ये बता दें, क्लियर लिख देते हैं, देखिए अधोमुखी संचलन, तो इसमें दो क्रिया हमने बताया, एक होता है अवतलन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्सिडेंस, सब्सिडेंस, और एक होता है
निमज्जन का क्रिया, जिसको हम कहते हैं सबमर्जेंस। तो एक होता है अवतलन सब्सिडेंस और एक होता है निमज्जन सबमर्जेंस। ठीक है, ये अधोमुखी संचलन की वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है। ये महाद्वीप का सतह है, इसमें जो भाग अपने आसपास के सतह से नीचे धंस जाता है, ठीक है, नीचे की ओर चला जाता है, तो इसको कहते हैं अवतलन का क्रिया। इसको क्या कह रहे हैं कि ये अवतलन हो गया। और जो भाग जो ये समुद्री तट के पास जो भाग नीचे की ओर हो जाता है, नीचे धंस जाता है, उसको कहते हैं निमज्जन का क्रिया। क्लियर है? तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं होता, थोड़ा सा एरिया में ही ऐसा देखने को यहाँ पर मिलता है। क्लियर है? तो अब समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पीछे आते हैं, देखिए अब यहाँ पर आते हैं इस जगह पर। तो हमने अभी अभी बताया कि पटल विरूपणी संचलन ये बहुत ही धीमी गति से होने वाला संचलन होता है, जो सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद हमको इसका प्रभाव पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें हमने बताया कि एक होता है महादेश जनक संचलन और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो महादेश जनक संचलन में हमने बताया कि दो चीजें हैं, एक होता है ऊपरी मुखी संचलन और दूसरा होता है अधोमुखी संचलन। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो चीजें बताई, एक होता है उत्थान और एक होता है निर्गमन। और अधोमुखी संचलन के अंदर भी हमने दो चीजें बताई, एक होता है अवतलन और एक होता है निमज्जन। ठीक है, तो ये चीजें हमने बताया अभी कि पटल विरूपणी संचलन के अंदर महादेश जनक संचलन होता है, उसके अंदर ऊपरी मुखी संचलन के अंदर यानी ऊपर उठेगा तो उत्थान और निर्गमन होता है, और अधोमुखी संचलन यानी नीचे धंसेगा तो इसमें अवतलन और निमज्जन होता है। ये क्लियर है? इतना शायद क्लियर हो गया होगा। तो अब समझते हैं हम लोग कि पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, ये कैसे काम करता है, कि पर्वत का निर्माण हो रहा है किस तरीके से, वलित पर्वत का निर्माण कैसे हो रहा है, तो वो भी चीजें देखते हैं अभी। तो देखिए यहां पर यदि हम ये बता दें कि देखिए पर्वत निर्माणकारी संचलन, इसकी यदि हम बात करें तो इसको भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज आपको यदि हम क्लियर कर दें तो अभी अभी हमने बताया कि देखिए यहाँ से अगर और पीछे जा सकते हैं, हाँ, तो देखिए अंतर्जात बल पृथ्वी के ऊपर दो बल काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आए, हाँ ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो भू संचलन, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भू संचलन, अर्थ मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट होते रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, अर्थ के अंदर बाहर जो भी मूवमेंट होते रहते हैं उसकी बात हो रहा है। तो ये मूवमेंट दो बल के कारण होता है, एक अंतर्जात बल, एक बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल हमने बताया कि दो तरीके से काम करता है, एक वर्टिकल रूप में, एक हॉरिजेंटल रूप में। तो वर्टिकल यानी लंबवत की बात कर रहे हैं और एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये बताया। तो इसके बाद अंतर्जात बल में एक होता है पटल विरूपणी संचलन और एक होता है आकस्मिक संचलन। ठीक है, तो ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों भाग किसके हैं, अंतर्जात बल के हैं। तो इन दोनों में बल काम करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से काम करेगा ना, क्योंकि अंतर्जात बल का हिस्सा है। तो इसके अंदर भी हमने बताया कि पटल विरूपणी संचलन के अंदर महादेश जनक जो संचलन है वो वर्टिकल रूप में काम कर रहा है,
अब ये कैसे कर सकते हैं हम? तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया ऊपरी मुखी, एक उठ रहा है एक धस रहा है, एक ऐसे जा रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा ऐसे होगा। हमें यहाँ पर बताया ना, एक ऊपर चला गया इसका मतलब ये नीचे पहले से ही हो गया। ये सतह है तो इसको मान रहे हैं इस सतह से कि ये ऊपर हो गया, और इस सतह से मान रहे हैं क्या कि ये नीचे हो गया। यानी ऊपर नीचे इस तरीके से काम कर रहा है, तो ये खरा मतलब लंबवत काम कर रहा है, तो ये महादेशजनक संचलन के अंदर काम कर रहा है ना, क्योंकि उत्थान का क्रिया, अवतलन का क्रिया, निर्गमन का क्रिया, निमज्जन का क्रिया, ये कहाँ हो रहा है? ऊपर उठ जाना, नीचे धंस जाना, यही क्रिया हो रहा है ना। तो ये वर्टिकल फोर्स के कारण महादेशजनक संचलन ज़्यादातर देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। इसमें वो हॉरिजेंटल भी काम कर सकता है, क्योंकि ये पटल विरूपणी संचलन भी जो है ये किसका भाग है? अंतर्जनित बल का ही तो भाग है, ठीक है। तो पर्वत निर्माणकारी जो संचलन है, ये भी जो पर्वत निर्माणकारी संचलन है ये क्षैतिज रूप से ज़्यादा काम करता है। ये मतलब इस तरीके से काम करता है, हॉरिजेंटल, इस तरीके से ऐसे चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, तो इसको यदि हम दो डायरेक्शन में समझने का प्रयास करें, एक ऐसे डायरेक्शन हो सकता है, इसमें कंडीशन यदि हम बताएं तो ये मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ से बल का उत्पत्ति हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? फोर्स का उत्पत्ति हो रहा है। तो ये एक फोर्स इधर जा रहा है और दूसरा फोर्स इधर आ रहा है, ऐसे हो सकता है ना। दो फोर्स को यदि हम लेते हैं, दो बल को, तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ सेंटर यदि हम बनाते हैं तो ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हुआ, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों क्या हो, इस तरीके से भी काम कर सकता है ना। एक बल इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि एक बल ऐसे गया और दूसरा ऐसे। समझ आ रहा बात? दो कंडीशन था, एक कंडीशन में एक बल इधर गया दूसरा इधर गया, यानी इस तरीके से, और दूसरा कंडीशन में एक बल इधर आया और दूसरा बल इधर आया। समझ में आ रहा है बात? तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो आगे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले इतना समझते हैं, आपको दो कंडीशन समझ में आया। तो इन दोनों कंडीशन को अभी हम पर्वत निर्माणकारी संचलन के बाद इन दोनों कंडीशन को यहाँ बता सकते हैं ना, कि एक चीज यहाँ पर ऐसे हो सकता है। देखिए, यदि यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं पहला, ठीक है, इसको कहते हैं तनाव मूलक बल, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेंशनल फोर्स, ठीक है। टेंशन दे देता है, तनाव दे देता है। अब ये कौन से कंडीशन पर काम करेगा? दो ही कंडीशन है, ये फर्स्ट पर काम कर सकता है या फिर सेकंड पर काम कर सकता है। तो ये जो तनाव मूलक बल है ये फर्स्ट पर काम करता है। अब ये कैसे करता है इसको अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है पृथ्वी की सतह पर, वो भी देखेंगे। और दूसरा जो कंडीशन बन रहा है उसको यदि हम यहाँ पर लिखें तो ये होता है संपीड़न बल, ठीक है। इसको कहते हैं, ये है संपीड़न बल, यानी कंप्रेस किया जाता है। ऐसे है तो इसको ऐसे कंप्रेस किया जाता है। आप खुद सोचिए ना, ये दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है? ऐसे आ रहा है ना, ये दोनों फोर्स ऐसे हो रहा है तो कंप्रेस ही हो रहा है ना। तो इसको कहते हैं कंप्रेशन फोर्स, ठीक है। संपीड़न बल और टेंशनल फोर्स, तनाव बल और संपीड़न बल, दो तरीके का बल काम कर रहा है। ये दोनों बल को अभी हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा बल है इसको समझते हैं, तनाव। गजब का टॉपिक है तनाव, टेंशन की बात कर रहे हैं। कई सारा आदमी जो है ना कई बार बोल देता है कि हमको टेंशन हो गया है, तनाव हो गया, टेंशन हो गया है। हर चीज़ में बोलता है टेंशन हो रहा है, टेंशन हो गया है, टेंशन से सर फटा जा रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन हो गया, दिमाग इतना खराब हो गया कि कुछ भी कर सकते हैं। आज थोड़ा सा ना समझने का प्रयास करते हैं ये टेंशन होता क्यों है,
टेंशन क्या है और ये किस तरीके से होता है किसी के ऊपर। हर आदमी टेंशन का वर्ड भी शायद सही तरीके से उपयोग नहीं करता। टेंशन कहते किसको है, इसका डिफिनेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद क्लियर हो जाए पूरा। देखिए आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। ये मान लेते हैं ये है एक गार्जियन। ये कौन है, एक गार्जियन है। या तो ये हो सकते हैं किसी के फादर हो सकते हैं, किसी के पिताजी हो सकते हैं, या किसी के माताजी हो सकते हैं, किसी के बाबा हो सकते हैं, यानी ग्रैंडफादर हो सकते हैं, दादा दादी, ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं। जो भी हो, ये घर के गार्जियन है। ये कौन है, घर के गार्जियन है। और इनके दो बेटे हैं, ठीक है, इनके दो बेटे हैं। एक बेटा यहाँ पर बनाते हैं और एक बेटा यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बड़ा थोड़ा बना दे क्योंकि बड़ा बेटा, ये छोटा बना दे छोटा बेटा। ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, बस 2 साल या 1.5 साल का अंतर है इस दोनों में, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, 2 साल का अंतर है मान लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो जो भी है, देखिए ये गार्जियन है, एक ये बेटा है, एक ये बेटा है। अब गार्जियन किसी का भी हो, वो क्या चाहता है, हमारा बेटा ग्रोथ करे। देखिए यहाँ पर हम बेटा को मानकर चल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर आप यदि बेटी है तो आप बेटी ही मानकर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए भेदभाव नहीं करना है कि हर बार बेटा का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, बेटी का लीजिए कभी, ठीक है। लेकिन देखिए हम इसलिए मान लेते हैं कि पता नहीं सबकॉन्शियस में ऐसा बैठा हुआ है, हर बार बेटा ही निकलता है, क्या किया जाए। तो कई बार आप देखे होंगे, कई सारा एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी आता होगा। तो कई बार आप राम श्याम राम का ही उपयोग क्यों करते हैं, सीता का एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते। ये भेदभाव ही तो है ना, हमारा सामाजिक व्यवस्था ऐसा बना हुआ है कि हम, जैसे देखिए भारत में ना ये पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान जो है ना देश है। क्या किया जाए, ऐसा होता है। आप यहाँ पर बेटी भी मान सकते हैं, ठीक है, हमारे तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, तो आप यहाँ पर बेटी भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी गार्जियन हो, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हमारा बेटा ग्रोथ करे, विकास करे, आगे बढ़े। हम जहाँ पर हैं, हमारा स्थिति जहाँ पर है, उस सिचुएशन से, उस स्थिति से बहुत आगे जा सके, कम से कम दुनिया में अच्छा पहचान बना सके। कोई भी गार्जियन चाहता है, समझ आ रहा बात। तो ये भी चाह रहा है, ये गार्जियन भी चाह रहे हैं कि हमारे दोनों बेटे, ठीक है, इनका नाम बी रख देते हैं और इनका नाम ए रख देते हैं। ए और बी 2 बेटा हैं, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि हमारे दोनों बेटे ग्रोथ करे, ऊपर की ओर जाएं, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं कि हमारा दोनों बेटा इस डायरेक्शन में जाए, हमारा दोनों बेटा ऐसे जाए, ऊपर की ओर ग्रोथ करे, ठीक है। लेकिन इन दोनों बेटा का परवरिश सही से नहीं कर पाए। चाह तो रहे थे, गार्जियन है, चाह तो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा हो, हमारा इच्छा है, वो इच्छा हमारा पूर्ति हो, इसके लिए हमको उस डायरेक्शन में काम करना होता है। उस तरीके से हमको इन दोनों को पालना चाहिए था, लेकिन ये इसमें असफल हो गए। तो हो क्या रहा है कि ये बेटा कहता है, ये कह रहे हैं कि ऊपर जाओ, ग्रोथ करो, लेकिन ये बेटा कह रहा है कि नहीं, हम इधर जाएंगे, ठीक है। ये बेटा क्या कह रहा है, हम इधर जाएंगे। तो छोटा जो बेटा है, बी जो बेटा है, ये कह रहा है कि वो इधर जाएगा तो हम इधर तो कहीं नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अब इधर, अब उससे भी अपोजिट हम जाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक बेटा इधर गया, एक इधर गया, बेचारे गार्जियन का इच्छा पूरा नहीं हुआ। ये चाह रहे थे कि दोनों इधर जाए, समझ में आ रहा बात। तो जब किसी आदमी का, जब किसी मानव का जब इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है, जो चाह रहा है वो नहीं हो पाता है, जो सोच रहा है वो नहीं होता है, तो उसको तनाव हो जाता है, उसका टेंशन होता है,
ठीक है, जो इच्छा पूरा नहीं हुआ, हम चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, हमारे दिमाग में तनाव का स्थिति बनेगा। तनाव क्या है, सिकुड़ना, इस तरीके से देखना, तनाव भरा शक्ल बना लेना, तनाव, हर बार सोचते रहना कैसे कैसे करें हम कि दोनों बेटा हमारा उस डायरेक्शन में जाए, कैसे करें। इसकी वजह से सोचते सोचते और ज़्यादा तनाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छा का पूर्ति करना है, हमारा इच्छा पूरा नहीं हो रहा, तो हम तनाव में आ गए हैं। अब तनाव में आए हैं तो इसका असर तो देखने को मिलेगा ही। तो इसका असर देखने को कैसे मिला, तो देखिए, इसका असर देखने को हमको मिला कि ये गार्जियन इस तरीके के हैं कि ये रुकना नहीं चाह रहे, ये कह रहे हैं कि एक काम जाओ, दोनों जहाँ जाना है तुम दोनों जाओ, हमको नहीं मतलब, जाओ तुम इधर जाओ, कोई मतलब नहीं। तो गार्जियन बोला छोड़ो, हम ही जाने का प्रयास करते, कम से कम अपना जीवन में नाम तो कमा लें, मरने के बाद कम से कम तुम दोनों नहीं तो कोई और तो हमको पूछे। तो ये विकास की राह पर चले गए, ये गार्जियन क्या कर दिए, ये ऊपर चले गए। ठीक है, तो हम दूसरा कंडीशन ये बना सकते हैं, ये जो गार्जियन है इनको यहाँ से ऐसे मिटाते हैं और इनको कहते हैं कि आप यहाँ पर ऐसे आ गए। ठीक है, गार्जियन यहाँ पर पहुँच गया, दोनों बेटा अब ये इस पोजीशन में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों बेटा इस पोजीशन पे है, यहाँ पर है इस ग्राफ पर। गार्जियन ऊपर चला गया, गार्जियन अब फेरे में नहीं है, जाओ जहाँ जाना है। ये क्यों गया? तनाव के कारण, टेंशन के कारण गया है, समझा? तो इस टेंशन के कारण ये यहाँ पर चला गया। तो अब क्या होगा, ये जब यहाँ रहता था तो हो सकता था ये बी जो बेटा है, चाहे ए जो बेटा है, ये कभी पापा के बहने या फिर फादर के बहने या फिर दादा के बहने या फिर बाबा के बहने, ये आता यहाँ पर, दोनों एक साथ होता, या फिर पापा बुलाते कि एक काम करो दोनों बेटा, पापा बुलाएंगे तो दोनों बेटा आ ही सकता है ना। ये दोनों के बीच नहीं बन रहा, ठीक है, दोनों बेटा के बीच नहीं बन रहा, लेकिन पापा बुलाते, फादर बुलाते या गार्जियन जो बुलाते तब तो आता ही, आधा तो कुछ तो बात बन ही सकता था, लेकिन अब नहीं है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, दूरियां बढ़ते जाता है, धीरे धीरे ये और दूर जाएगा, ये भी क्या होगा और दूर जाएगा। तो दूरियां क्या होगा, बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ता जाएगा तो बीच में दरार आता जाएगा। जीवन के जो घटनाएं होती है, यानी जीवन का जो संबंध है इन दोनों का, ये क्या होगा, बीच में दरार उत्पन्न होते जाएगा। और हो सकता है जो अगल बगल के लोग होते होंगे वो क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि वो खराब है, इसके मुंह पर ऐसा कहेंगे, और इसके मुंह पर कहेंगे कि वो खराब है। तो दरार और गहरा होता जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, धीरे धीरे संबंधों में क्या हो रहा है, टूटना स्टार्ट हो रहा है संबंध, दरार आना स्टार्ट हो रहा है संबंधों के अंदर, क्रैकिंग आ रहा है, फ्रैक्चर हो रहा है, समझे, फॉल्ट हो रहा है। ये चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तनाव के कारण क्या क्या चीजें हो रहा है। तनाव के कारण एक तो क्रैक हो रहा है, क्रैकिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं चटकन, और एक हो रहा है दरार, दरार आ रहा है, चटकन से ज्यादा हो गया तो दरार हो गया, इसको फ्रैक्चर कर रहे हैं। फ्रैक्चरिंग, और इससे भी ज्यादा हो गया तो भ्रंश का स्थिति बन गया, भ्रंशन यानी फॉल्टिंग। तीन स्थिति हमको तनाव के कारण हो रहा है, यानी तनाव मूलक बल के कारण पृथ्वी के ऊपर भी ऐसा ही चीज होता है। ये कैसे? तो पृथ्वी के ऊपर हमने बताया कि दो तरीके के कंडीशन हो सकते हैं, एक सेंटर से फोर्स इधर जाए, एक इधर एक इधर, दो डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो बीच वाले सेंटर में क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है। इसकी वजह से ये तनाव मूलक बल हो गया ना। अब तनाव मूलक बल हो गया तो इसके कारण कितने चीजें हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके कारण हमको क्रैकिंग नजर आता है, पृथ्वी के ऊपर क्रैक नजर आता है, क्रैक्स नजर आते हैं, चटकन नजर आते हैं, दरार नजर आते हैं, और भ्रंश का स्थिति हमको देखने को मिलता है।
अब ये क्या होता है, चटकन, दरार, भ्रंश क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, चटकन वो होता है जिसे चट कवर जाना, यानी चट से कुछ छिछला भाग बाहर निकल जाना। जैसे ये पूरा मोटा कुछ जगह है, ये मान लेते हैं मोटा जगह है, ये मोटा पत्थर है, ठीक है, स्थल है या फिर जो भी है, और इसमें से एक छिछला हुआ भाग बाहर निकल गया, चटक गया। समझ रहे हैं? एक फोर्स काम किया जिसकी वजह से ऐसे किए, ये फोर्स काम किया और इसको चटक गया, ये बाहर निकल गया, ये चटकन होता है, क्रैक आ गया, ठीक है। और दरार जो होता है, जिसे देखिए आप ये कह सकते हैं कि आप जो फ़ोन यूज करते हैं वो फ़ोन का जब टेम्पल जब जैसे कभी गिर जाता है तो उसमें क्रैक आपको देखने को मिलते होंगे, क्रैक्स जैसे आपको देखने को मिलता होगा। ऐसे इस तरीके से लाइनिंग ऐसे बन जाता है डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है, ऐसे पूरा मतलब डिस्प्ले अब कैसे हम समझाएं, क्रैक्स आप समझ रहे होंगे शायद, क्रैक आ जाना डिस्प्ले के ऊपर भी आपको, या फिर टेम्पल ग्लास जो होते हैं, टेम्पर ग्लास, उसके ऊपर भी आपको मतलब क्रैक्स देखने को मिलते होंगे। जब गिरते हैं तो क्रैक्स नज़र आते हैं, तो वो दरार नहीं होता, वो क्रैक्स होता है, क्रैक कर जाना, चनक जाना, ठीक है। शीशा का गिलास है, आप उसको हल्का सा ठेका के दीवार में देखिए, क्रैक्स आ जाता है, उसके अंदर लाइनिंग आ जाएगा, इस तरीके से लाइनिंग आपको देखने को मिलेगा, जिससे लगता है कि अब लगता है फूट जाएगा और फूट जाएगा, ऐसा हो जाता है, तो वो क्रैक्स आ जाता है, वो चटकन होता है। और दरार क्या होता है, फ्रैक्चर। दरार आप देखे होंगे ज़मीन की सतह पर, एक मतलब ये इस तरीके से सतह है तो पूरा ये सटा हुआ है, ये पूरा अलग हो गया, तो बीच में पूरा क्या हो गया, खाली हो गया ना, ये दो सतह था, बीच में पूरा खाली हो गया, तो ये क्या हो गया, दरार आ गया है इन दोनों के बीच, इन दोनों स्थल के बीच दरार आ गया। आप कई सारे ज़मीन में देखे होंगे कि इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से ऐसे दरार यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये पूरा दरार आ गया है, ये ठीक है, इसी को दरार कहते हैं। ऐसे हो जाता है पूरा, आप देखे होंगे शायद खेत उसमें, उसको फ्रैक्चर कहते हैं, यानी टूट जाता है, टूट के अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और भ्रंश का स्थिति कब बनता है, भ्रंशन कब होता है, जब ज़्यादा ही दरार आ गया तो क्या होता है, एक सतह पूरा नीचे धंस जाता है, एक ऊपर ही रह गया, दूसरा धंस गया, इस तरीके से स्थिति बनता है। अभी ऐसे था, पूरा सतह ऐसे है, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, यही स्थिति जो है ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये नीचे धंस गया है, ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपरी भाग है और एक भाग नीचे धंस गया। पहले कैसे था, पहले इस तरीके से था, ऐसे था, जो अब धंस के नीचे आ गया, तो ये भ्रंश का स्थिति बना। तो ये तीनों स्थिति, चटकन, दरार, भ्रंशन, ये तीनों स्थिति हमको किस कारण से देखने को मिल रहा है, टेंशन फोर्स के कारण, तनाव बल के कारण देखने को पृथ्वी के ऊपर मिलता है, ठीक है। यही चीज, यही तनाव के कारण हमको जीवन के संबंधों में भी ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। इसको अनुभव करते हैं हम लोग, देख नहीं पाते संबंध के अंदर, लेकिन अनुभव जरूर करते हैं, ठीक है। इसलिए तनाव नहीं होना चाहिए जीवन में, समझिए। देखिए, तनाव वही होता है, तनाव वैसे ही उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती और हम भरपूर कोशिश करना चाहते हैं और इच्छा वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो हमको तनाव हो जाता है, हमको टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो इच्छाएं को कंट्रोल में रखिए, इच्छा नहीं हो रहा उसमें आप कुछ न कुछ ऐसा मतलब चेंजिंग कीजिए, कुछ मॉडिफाई कीजिए, ताकि आपका इच्छा भी पूर्ति हो जाए और मतलब तनाव का भी स्थिति ना बन पाए, ऐसा आप कुछ करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंदर तनाव मूलक बल होता है, जिसमें हमने बताया था कि इसमें पर्वत निर्माणकारी में दो तरीके के कंडीशन बनते हैं। एक फोर्स ऐसे होता है, एक उस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और एक फोर्स होता है जो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, आमने सामने टकराते हैं, तो इसको कहते हैं संपीड़न बल। इसको क्या कर रहे हैं, संपीड़न बल। ये कैसे होता है, तो इसको भी देखते हैं। देखिए, संपीड़न बल,
ठीक है। तो संपीड़न बल के कारण भी दो चीजें देखने को मिलता है। जो आमने सामने टकराते हैं, जो फोर्स होते हैं वो जब आमने सामने टकराते हैं तो इसको संपीड़न बल कह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करें, संपीड़न बल कह रहे हैं। तो इस बल के कारण इसको हम अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स, यानी कंप्रेस हो रहा है ऐसे। तो जब किसी चीज़ को हम कंप्रेस करेंगे, यानी देखिए ये ऐसे है, ये जब ऐसे कंप्रेस हो रहा है तो ये एक चीज़ ऐसे उठ जाता है। जब आप किसी चीज़ को दबाइएगा तो वो क्या होता है, उठा हुआ या धंसा हुआ जैसा बन जाता है फिगर उसका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यदि हम फिगर बना दें आपको, मोर के जैसा ऐसे हो जाता है। ठीक है, ऐसे जब हम इसको जाते हैं ये ऐसे होता है पूरा। ठीक है, ये इतना बड़ा सा है, ऐसे है। इसको जब हम जातने का प्रयास किए, ऐसे कंप्रेस किए हैं, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेस किए तो क्या हो गया, जब ये इतना सा डब्बा है इसको ऐसे दबा के देखे, आप खुद देखिएगा ना ट्राई करके, जब आप इसको कंप्रेस कीजिएगा ना, दबाइएगा ना, तो ऐसे मुड़ा हुआ जैसा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मुड़ा जैसा बनेगा। तो ये संपीड़न बल के कारण ही होता है। कई बार ऐसे भी होता है, ये ऐसे दबा रहे हैं तो सिर्फ ऐसे हो करके और ऐसे हो जाएगा, पूरा दबा देंगे तो इस तरीके से होता है। इतना बड़ा है, इसको ऐसे बना दिए इस तरीके से। तो ये दो कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। एक तो दबा रहे हैं तो इस तरीके से बन जा रहा है, ठीक है, और एक दबा रहे हैं तो सिर्फ यही ऐसे चपटा हो गया है। ये इतना लंबा हो गया, जैसे ऐसे कर सकते हैं ना, ये इतना लंबा हो गया ऐसे, ये चपट के ऐसे आ गया है, और इसको फिर खोलेंगे तो फिर इतना बड़ा हो जाएगा। तो दो कंडीशन यहाँ भी बन रहा है। तो एक कंडीशन ये हो गया और एक कंडीशन ऐसा हो गया। ये बड़ा सा एरिया में ऐसे चपटा जैसा होता है, ये थोड़े थोड़े एरिया में ऊपर उठता है, थोड़ा एरिया में नीचे धंसता है, थोड़ा एरिया ऊपर उठता है, थोड़ा एरिया नीचे धंसता है, ऐसा होता है। और ये एक ही एरिया पूरा ऐसे चपटा बन जाता है। कंप्रेस होने के कारण यही होगा ना। तो इसमें भी दो कंडीशन बन रहा है। तो एक कंडीशन का नाम हम लोग देते हैं जिसको कहते हैं वलन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड, फोल्डिंग इसको कह सकते हैं, फोल्डिंग का क्रिया हो रहा है। और एक जो कंडीशन बन रहा है इसको यहाँ पर लिखते हैं, एक कंडीशन है जिसको कहते हैं समवलन, ठीक है। एक कंडीशन क्या हुआ, समवलन, और एक कंडीशन हुआ वलन, ठीक है। तो वलन का स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संपीड़न बल के कारण जो आपस में टकराता है फोर्स, आमने सामने जब फोर्स टकरा रहा पृथ्वी के अंदर, तो उसके कारण जो मोरदार आकृति बन जाता है ऊपर की तरफ, यही तो है ना वलित पर्वत। ऐसा ही होता है ना, हमने बताया था पिछली क्लास में, वलित पर्वत ऐसा ही होता है ना। इस तरीके का जब आकृति बन जाए तो इसको कहते हैं वलन। इसको क्या कह रहे हैं, वलन। इसमें यदि हम आपको ऐसे बनाते हैं, देखिए ये हो गया, और इसको फिर से ऐसे बनाते हैं, देखिए दो हो गया। एक और बनाते हैं, एक और बना देते हैं। फिगर सिर्फ एक ही थोड़े हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है फिगर, इतना सारा ऐसे इस तरीके से बन जा रहा है। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं फोल्ड, ठीक है। ये वलन की प्रक्रिया के कारण इस तरीके से बनता है। ऐसे ही होता है ना माउंटेन, माउंटेन कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना, इसी तरीके से माउंटेन बनाते हैं ना हम लोग। और इसके पीछे बच्चे में सन का फिगर बनाते थे, इस तरीके से ऐसे सन बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे गोल निकालते थे, मतलब इस तरीके से दिखाते थे कि सन आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा। तो ऐसा फिगर तो बनाते ही थे हम लोग बचपन में। तो ये जो स्थिति बन रहा है ये वलन का स्थिति है, ये संपीड़न बल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। जब आपस में दो फोर्स टकराते हैं तो वो ऐसे टकराए तो ये ऊपर उठ जाता है, ये ऐसे हो जाता है इस तरीके से, ठीक है,
ये इस तरीके से हो जाता है। यानी ये देखिए जनरली ये प्लेट के कारण होता है। आप कई बार सुनेंगे पृथ्वी के अंदर प्लेट होती है, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ऐसे प्लेट जो भी चीज़ें हैं, प्लेट के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये बहुत मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हालांकि आप इतना समझिए कि ये दो प्लेट है, ये प्लेट, एक प्लेट यदि नीचे चल जाता है तो दूसरा ऐसे ऊपर उठा देता है, पृथ्वी की सतह को ऐसे कर देता है, ठीक है। तो ये प्लेट के कारण होता है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट होते हैं, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों में। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब ऐसे फोर्स काम कर रहा है इस तरीके से, उसके कारण ये इस तरीके का आकृति हमको देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर। इसको वलन कह रहे हैं। इस पूरे फिगर को क्या कह रहे हैं? वलन कहते हैं। इस पूरे फिगर को क्या कह रहे हैं? वलन, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ये भाग, ठीक है, ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसको कहते हैं अपनति। इसको क्या कहते हैं? अपनति। इसका नाम क्या है? अपनति। अपनति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीक्लीन। एंटीक्लीन। इसको अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? एंटीक्लीन, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ऊपर उठा हुआ भाग है तो उसका कोई एक नाम है, तो नीचे जो गया हुआ भाग है, जो नीचे वाला भाग है, इसका भी कुछ नाम होगा। तो इसका नाम होता है अभिनति। इसको क्या कह रहे हैं? अभिनति, ठीक है। अभिनति इसका नाम होता है, जो नीचे गया हुआ भाग होता है। यानी वलन का जो फिगर होता है, वलन की क्रिया के बाद जो ऊपर का उठा हुआ भाग होता है उसको अपनति कहते हैं, एंटीक्लीन कहते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है, नीचे की ओर जो ऐसे बना हुआ है फिगर, इसको अभिनति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में साइनक्लीन कहते हैं। साइनक्लीन, ठीक है। इसमें भी आप यहां पर देख सकते हैं कि सिर्फ यही ऊपर उठा हुआ भाग थोड़ी है। ऊपर उठा हुआ भाग है, यहां पर आपको ढेर सारा नजर आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको इतने सारे ऊपर उठे हुए भाग नजर आ रहे हैं। तो ये सारे को यदि हम मिलाकर के बात करें तो इसको कहते हैं, इसका नाम होता है समपनति। इसका नाम दिया गया है समपनति, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं, देखिए सम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब पनति, अपनति, ये ऊपर हो गया। अप मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, बस समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये समझने के लिए आप समझ लें कि ये अपनति है। और ये समपति, जो सम मतलब बराबर की बात कर रहे हैं, तो सारा चीज क्या है? ये बराबर जैसे ऊपर उठे हुए हैं, सब बराबर के बराबर ऐसे ऊपर उठे हुए हैं, तो इसको कह रहे हैं समपनति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीक्लिनोरियम। एंटीक्लिनोरियम। एंटीक्लिनोरियम ये होता है समपनति। क्लियर? तो जाहिर सी बात है, ये ऊपर उठा हुआ भाग, ये पूरे को कह रहे हैं समपनति, तो नीचे हुए भाग को भी तो कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी नीचे हुआ भाग है, ये भी नीचे भाग है, ये भी नीचे हुआ भाग है, ये भी धंसा हुआ, ये भी। तो इस वाले पूरे को यदि हम मिलाकर बात करें तो इसको कहते हैं समभिनति। इसको क्या कह रहे हैं? समभिनति, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइनक्लिनोरियम। साइनक्लिनोरियम, ठीक है। ये भी सम है। सम का मतलब यहाँ बराबर की बात कर रहे हैं, बराबर भाग में नीचे गया हुआ है। तो एक अपनति हुआ, एक अभिनति हुआ। और अपनति ढेर सारे हैं तो उसको मिलाकर समपनति कह रहे हैं, समपनति। और अभिनति ढेर सारे हैं तो उसको मिला करके समभिनति कह रहे हैं, ठीक है। तो ये वलन की प्रक्रिया में इतने सारे नाम हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
देखिए जनरली यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम हमने बता दिया है। हालांकि देखिए सबसे पहले तो आपको हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ें बताएंगे। पहले इतना समझिए, आपको ये शायद क्लियर हो गया होगा पूरा, ठीक है। एंटीक्लिनोरियम क्या होता है, साइनक्लिनोरियम क्या होता है, साइनक्लिन क्या होता है, एंटीक्लिन क्या होता है, फोल्ड क्या होता है, क्लियर। अब समझते हैं, देखिए हमने इसमें बताया कि एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंदर तनाव मूलक बल। देखिए आपको फिर से याद करा देते हैं। देखिए अंतर्जात बल के अंदर हमने पटल विरूपणी संचलन को देखने का प्रयास किया। तो पटल विरूपणी संचलन के अंदर हमने देखा कि पर्वत निर्माणकारी संचलन क्या होता है। उसके पहले हमने देखा था महादेशजनक संचलन, जिसमें ऊपरमुखी और अधोमुखी था। उसके अंदर उत्थान निर्गमन, अधोमुखी के अंदर अवतलन और निमज्जन था। अब हमने आया पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंदर, तो इसके अंदर हमने देखने का प्रयास किया कि एक तनाव मूलक बल उत्पन्न हो रहा है। दो कंडीशन इसमें बन रहा है, एक में तनाव मूलक बल और दूसरे कंडीशन में संपीड़न बल। तो हमने तनाव मूलक बल को समझ लिया। उसमें हमने बताया तनाव मूलक बल के अंदर कि इसके अंदर तीन चीज़ें यहाँ पर हम देखिए, यदि तनाव मूलक बल को यदि हम यहाँ पर लिखे, इसके होने से क्या क्या हुआ, तो एक तो हमको यहाँ पर चटकन देखने को मिला इस बल के कारण, दूसरा दरार देखने को मिला इस बल के कारण, और तीसरा यहाँ लिख देते हैं हमको भ्रंशन का स्थिति देखने को मिला, ठीक है, तनाव मूलक बल के कारण। अब हमने ये देखा कि संपीड़न बल क्या होता है, और संपीड़न बल के अंदर क्या हो रहे हैं, दो चीजें हैं, एक वलन और दूसरा संवलन, ठीक है। तो वलन को हमने समझा कि इस तरीके से होता है, ये डायरेक्शन होता है वलन का, और संवलन को अब समझने का प्रयास है। तो ये संवलन, ये वलन था, यानी फोल्ड का बात हो रहा था, ये वलन है। तो अब जो है, अब हम संवलन की बात करते हैं। देखिए वलन हो गया, अब संवलन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए वलन की, संवलन की यदि हम बात करें तो हमने क्या बताया कि इस बल के कारण एक तो ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर उठ गया, तो इसको वलन कर रहे हैं, आमने सामने फोर्स काम किया, तो ये ऐसे ऊपर उठा, तो इसको वलन करे। इस तरीके का जो डायग्राम बन रहा है लहर नुमा, इसको लहर कह सकते हैं ना, इसको क्या कह सकते हैं, इसको लहर के जैसा ऐसी होता है ना, तरंग वेव ऐसे ही जाता है ना, लहर नुमा, इसको लहर के जैसा कह सकते हैं। तो संवलन में लहर नुमा नहीं होता है, इसमें एक बड़ा सा चपटा हो करके ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। एक बड़ा सा स्थल का भाग, एक बड़ा सा स्थल का भाग क्या होता है कि चपटा हो जाता है, ऐसे कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होने के बाद ऊपर उठता है, ठीक है, या फिर नीचे धंस जाता है। दो कंडीशन इसमें होते हैं। एक तो हम कंडीशन कह रहे हैं कि एक तो ऊपर उठ जाता है, ये सतह है, पृथ्वी का सतह है, ये क्या मान रहे हैं, ये पृथ्वी का सतह है, तल है, तो एक भाग तो ऊपर ऐसे उठ गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन में हो सकता है कि ये सतह है तो ऐसे हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो रहा है, दो कंडीशन यहाँ भी बन रहा है संवलन बल के अंदर। तो ये दोनों कंडीशन का नाम यहाँ पर दे सकते हैं, इसका नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं कि ये होता है उत्संवलन, इसको कहते हैं उत्संवलन, यानी जो ऊपर उठ गया है। संवलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैपिंग, इसको रैपिंग कह रहे हैं। और वलन को इंग्लिश में क्या कहते थे, फोल्डिंग, फोल्ड कर देना, लपेट देना, मोरदार जैसा, इस तरीके से वो फोल्डिंग था। ये रैपिंग है, इसको बस ऐसे कंप्रेस करके ऐसे कर रहे हैं। यदि मान लेते हैं ये रोटी है, ये पूरा इतना बड़ा ऐसे रोटी है, रोटी को ऐसे खाली कर दिए, ऐसे देखिए, ये पूरा इस तरीके से, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, रोटी हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, अब इसी चीज़ को यदि हम ऐसे गोल कर दे, पूरा गोल इसी चीज़ को ऐसे घुमा दे रहे हैं, मोरदार पूरा बना रहे हैं, मोड़ रहे हैं पूरा, तो वो फोल्ड होगा। ये भी कर सकते हैं ना। ये दूसरा कंडीशन में है, ये रोटी की कंडीशन में है,
भोजन की कंडीशन में। लेकिन ये चीज़ें यदि हम जोग्राफिकल कंडीशन में देखें तो इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा सा एरिया ऊपर उठ जाता है सतह से, कुछ बड़ा सा एरिया नीचे धंस जाता है सतह से, पृथ्वी के सतह से, ठीक है। तो जब ऊपर उठता है तो उसको उच्च संवलन कहते हैं, यानी कि अप रैप्स कह सकते हैं, अप रैप्स। और दूसरा क्या हो रहा है, नीचे धंस जाता है तो इसको अवसंवलन कहते हैं, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, डाउन, डाउन हो गया ना, डाउन रैप्स, इसको अंग्रेजी में डाउन रैप्स कह सकते हैं, ठीक है। तो संवलन का भी दो कंडीशन बन रहा है, क्लियर है। तो देखिए हमने आपको बहुत सारा वर्ड्स बता दिया, अभी इतने सारे वर्ड हैं, दिमाग खराब हो रहा होगा आपको, बाप रे इतना सारा वर्ड, शब्द बहुत ज़्यादा है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, आप बस इसको अच्छे से समझ पाइए। देखिए हमने सबसे पहले क्या बताया, देखिए यदि हम आपको ये बता दें, क्लियर कर देते हैं एक बार रिवीजन। हमने आपको बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो भू संचलन होते रहते हैं, जो अर्थ का जो मूवमेंट होते रहता है, उसके कारण पृथ्वी के ऊपर कई सारे आकृति बन जाते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र के अंदर सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, जो भी चीज़ें हमको देखने को नज़र आता है, कहीं उठा हुआ भाग, कहीं धंसा हुआ भाग, जो भी चीज़ें नज़र आ रहे हैं, ये सब भू संचलन की वजह से हुआ रहा है, अर्थ का मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है। तो ये अर्थ मूवमेंट्स कैसे होता है, तो दो फोर्स इसमें काम करता है, दो बल काम करता है, एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। उसके अंदर अंतर्जात बल के अंदर हमने आया तो अंतर्जात बल को हमने बताया कि ये दो तरीके से काम करते हैं। एक पृथ्वी के जो अंदर जो हलचल होते रहते हैं उसको अंतर्जात बल कह रहे हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है, वो जो फोर्स काम करता है वो दो तरीके से होता है, एक वर्टिकल ऊपर के जैसे ऐसे होता है, और एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, इधर गया इधर आया, इधर गया इधर आया, और एक हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, सॉरी वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। तो ये दोनों बल के कारण, ये अंतर्जात बल के अंदर ये दो बल काम कर रहे हैं। अंतर्जात बल में हमने बताया कि दो तरीके के मूवमेंट होते हैं इस बल के कारण, एक होता है पटल विरूपणी संचलन, एक होता है आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी संचलन कहने का मतलब जो पृथ्वी के सतह है, जो तल है, उसका रूप बदल जाता है, तो ये बहुत दिनों के बाद होता है, सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। और एक हमने बताया आकस्मिक संचलन। तो आकस्मिक संचलन जो सडनली हो जाता है, अकस्मात हो जाता है, अचानक से घट गया कुछ, अचानक से ऐसा हो गया, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, अचानक से आते हैं, पता नहीं चलता, आने के बाद पता चलता है कि आ गया, समझ रहे हैं। तो ये आकस्मिक संचलन हो गए। तो हमने पटल विरूपणी संचलन के अंदर गया तो उसके अंदर हमने बताया कि एक होता है महादेश का निर्माण करने वाला संचलन, एक होता है पर्वत का निर्माण करने वाला संचलन। तो महादेश का निर्माण करने वाला संचलन के अंदर क्यों ऐसे हमने बांटा, विस्तार के आधार पर। पर्वत किसी एक एरिया में ऐसे उठ गया और महादेश पूरा बड़ा सा एरिया में उठता है, बड़ा सा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो महादेश जनक बल के अंदर हमने बताया कि दो कंडीशन बनते हैं, एक तो ऊपरी मुखी संचलन होते, ऊपरी मुखी संचलन होते, एक अधोमुखी संचलन होते हैं। ऊपरी मुखी में महाद्वीप का जो भाग होता है या फिर तट का, वो ऊपर उठ जाता है, समुद्री तट का भाग या फिर महाद्वीप का आसपास का जो एरिया से क्या होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो उसको ऊपरी मुखी कह रहे हैं। और अधोमुखी उसको कह रहे हैं जो महाद्वीप के आसपास के एरिया से वो नीचे धंस जाए या फिर समुद्री के तट से जो आसपास के एरिया होते हैं उससे नीचे धंस जाए। तो जब नीचे जा रहा है तो अधोमुखी, ऊपर जा रहा है तो ऊपरमुखी। इसके बाद हमने बताया कि कि ऊपरी मुखी संचलन की वजह से दो कंडीशन देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर, एक उत्थान का प्रक्रिया और एक निर्गमन का प्रक्रिया। उत्थान जो महाद्वीपों के पास ऊपर उठा उत्थान हो गया, और जो समुद्री तटों के पास ऊपर उठा वो निर्गमन हो गया। और अधोमुखी संचलन में हमने देखा कि महाद्वीपों के पास जो चीजें नीचे धंसी है, जो सतह नीचे धंसा, उसको कह रहे हैं कि अवतलन हो गया, और जो समुद्री तटों के पास जो नीचे धंस रहा है उसको कह रहे हैं कि वो निमज्जन हो गया। तो ये महादेश जनक बल के कारण, महादेश जनक संवलन के कारण इस तरीके से उत्थान, निर्गमन, क्या इसको कहते हैं, ओहो
इसका नाम क्या, पता नहीं, अवतलन उसको कहते हैं, अवतलन, उत्थान, निर्गमन, अवतलन और निमज्जन, ये 4 क्रिया महादेशजनक संवलन के कारण हो रहा है, सॉरी संचलन के कारण, का कंफ्यूजन है, जो भी रहे तो हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं, आप तो नहीं, देखिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ऐसे आप जहाँ भी दिक्कत हो आप उसको धीरे धीरे करके आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई सारे वर्ड हैं, अब क्या किया जाए, वर्ड को तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो देखिए वर्ड को आप समझिएगा, शब्द का ज्ञान होगा आपके पास, तभी आपको जो है ये विषय का नॉलेज हो पाएगा, आप उसका उपयोग अच्छे से कर सकते हैं। ये वर्ड जहाँ जहाँ उपयोग होगा आपको समझ में आ जाएगा। ये जनरली फोर्स है, इसको समझना पड़ेगा, ये आप समझिएगा तभी आप इसके ऊपर जो मूवमेंट होते हैं उसको समझिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पर्वत निर्माण कैसे हो रहा, फिर उस पर आप रिसर्च कर पाइएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको शब्द तो जानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। आपको इतिहास है तो इतिहास का शब्द जानना होगा, यदि ज्योग्राफी है, साइंस है तो साइंस का शब्द आपको जानना होगा। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है। देखिए आपको क्लियर करना ही होगा, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा फास्ट यदि हम हैं तो उसको स्लो करके देखिए, यदि नहीं क्लियर हुआ तो आपको बार बार पॉज करके वीडियो को रोक के फिर पीछे जाइए, फिर देखिए, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास जरूर कीजिए। और शायद हम इतने अच्छे से बता रहे हैं, शायद क्लियर ही हो गया होगा, नहीं हो रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसको आपको कमेंट का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, हमने बता रहा है कि इस महादेश जनक जो संचलन होते हैं उसकी वजह से उत्थान, निर्गमन, अवतलन, निमज्जन का स्थिति बन रहा है। दूसरा हमने बताया कि पटल विरूपण में पर्वत निर्माणकारी संचलन भी होता है। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंदर 2 तरीके के बल काम कर रहे हैं, 2 कंडीशन हो रहा है। एक कंडीशन जो बल ऐसे भाग रहा है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, और एक में दोनों साथ में आ रहा है। तो अलग अलग में जा रहा है तो एक होता है तनाव मूलक बल काम कर रहा है, अलग अलग भाग रहा है, तनाव दे रहा है, तो उसमें हमको तनाव मूलक बल के कारण हमको दरारें उत्पन्न होने दिखाई देती है, चटकन दिखाई देता है, भ्रंशन का स्थिति होता है। और एक हो रहा है जो संपीड़न बल, जो एक साथ आ रहा है तो उसको संपीड़न बल कह रहे हैं, उसमें हमको वलन का स्थिति दिख रहा है और संवलन का स्थिति दिख रहा है। तो ये सारा चीज शायद आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने कुछ कुछ वर्ड को समझने का प्रयास किया, एक अपनति जो ऊपर का भाग होता है, एक अविनति जो नीचे का भाग होता है, और एक समपनति जो ढेर सारे ऊपर वाले जो उठे हुए भाग होते हैं वलन में, उस सारे को मिला करके, पूरे जितने भी होते हैं उन सारे को मिला करके हम क्या करें, उन सबको मिला करके हम कह रहे हैं कि वो समपनति है, ठीक है, एंटी क्लिनोरियम है। और जो अभिनति है तो वो कई सारे अभिनति बने थे वलन में, तो उस अभिनति में हमने बताया कि वो सारा अभिनति, सभी अभिनति को मिला करके यदि हम देखते हैं तो उसको साइन क्लिनोरियम कहते हैं, ठीक है। और संवलन में हमने बताया कि संवलन की स्थिति में भी 2 तरीके का काम करता है, एक ऊपर धस जाता है बड़ा सा एरिया और एक नीचे धस जाता है पृथ्वी के बड़े से एरिया में। आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा आपको कि आप कहिएगा कि आप जो बता रहे हैं उत्थान, ठीक है, जो महादेश जलक बल में है कि इसमें भी ऊपर उठ जाता है एरिया, तो उसको कहते हैं, तो इसमें ऊपर उठता है इस तरीके से, आसपास के एरिया से एगो उठ गया, ये उत्थान हो गया। लेकिन संवलन में जो उत्संवलन हम बता रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सरफेस है तो इसमें ये पूरा सा एरिया ऐसे उठता है, बड़ा सा एरिया एक ऊपर उठ गया, इस तरीके से नहीं होता, ये पूरा एरिया एक बड़ा एरिया ऐसे ऊपर उठता है। और एक और कारण है, ये तो एक कारण ही है, एक और कारण है कि ये उच्च संवलन का जो क्रिया है ये हॉरिजेंटली बल के कारण हो रहा है, ये जो क्षैतिज बल है इसके कारण ये हो रहा है, और ये हो रहा है वर्टिकल बल के कारण, ठीक है, जो लंबवत बल काम कर रहे हैं इस तरीके से, इसके कारण ये ऐसे उठते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा शायद। और संवलन में भी हमने बताया कि एक उच्च संवलन होता है जो ऊपर उठ गया और एक अवसंवलन होता है जो नीचे धंस गया, ठीक है। इसका एक लास्ट डायग्राम आपको बनाकर दिखा देते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाए।
देखिए आप बार बार जो है ना इसको पॉज करके देखने का प्रयास कीजिए, हालांकि सब क्लियर हो ही जाएगा जितना भी शब्द है। देखिए शब्द है तो आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है। कल हम ये प्रयास करेंगे कि वलन का जो टाइप है, वलन का प्रकार है, वलन भी कई तरीके के होते हैं। जो तनावमूलक बल में हमने वलन बताया, संपीड़न बल के अंदर जो वलन हमने बताया, वलन और संवलन, तो वलन भी कई तरीके के हैं, कई टाइप के हैं। जो भ्रंशन की स्थिति हमने बताया था, भ्रंश भी कई तरीके के होते हैं, उसको हम अगले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा वर्ड है, आपको जो है ना बहुत दिक्कत होगा यदि इतना सारा एक ही दिन में पढ़ लीजिएगा तो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे देखिए, कोई भी दवाई का डोज जो है ना वो धीरे धीरे होता है। अब 1 महीने का दवाई लेकर के आए डॉक्टर के पास है और पूरा एक ही दिन खा लिए, तो वो असर करेगा? नहीं असर करेगा। हो सकता है और उसका जो है ना साइड इफेक्ट हमको देखने को नज़र आ जाए, समझ रहे हैं। तो जो डॉक्टर क्या कहता है, या फिर जो दवाई हम लोग 1 महीने का ले रहे हैं, आ रहे हैं लेकर के, तो वो एक एक दिन करके लेते हैं, धीरे धीरे करके खाते हैं, तब उसका असर हमको शरीर के ऊपर दिखता है। और हमारा जो मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो डिसबैलेंस हो जाता है जो हमारे शरीर के अंदर, जो तबीयत खराब हो जाते हैं, तो वो सही हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, धीरे धीरे प्रयास करेंगे बढ़ने का। और एक बार देखिए, ये शुरुआती क्लास है, एक बार सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए, सारे शब्द आपको क्लियर हो गए, तो फिर कुछ बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता। सारा शब्द समझ गए, समझो ज्योग्राफी का नॉलेज हो गया हमारा, ठीक है। देखिए तो एक बार यदि हम क्लियर कर दें, तो हमने बताया भू संचलन, इसके अंदर हमने बताया एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल, ठीक है। अंतर्जात बल के अंदर हमने बताया कि एक होता है पटल विरूपणी संचलन और एक हमने बताया एक होता है आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी संचलन के अंदर हमने बताया कि एक होता है महादेश जनक संचलन और एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेश जनक संचलन के अंदर हमने बताया कि एक होता है ऊपरी मुखी संचलन और एक होता है अधोमुखी संचलन। ऊपरी मुखी संचलन के अंदर हमने बताया कि एक होगा उत्थान और एक होगा निर्गमन। और अधोमुखी संचलन के अंदर हमने बताया एक होता है अवतलन और दूसरा अवतलन और दूसरा निमज्जन। तो ये इस तरीके से ऐसा है। अब यदि हम दूसरा देखें तो पर्वत निर्माणकारी संचलन में हमने एक बताया एक होता है तनाव
तनाव मूलक बल यहाँ कर सकते हैं, और एक होता है संपीड़न बल। तनाव मूलक बल के कारण हमको चटकन का स्थिति दिखता है, दरार का स्थिति दिखता है और भ्रंशन का स्थिति दिखता है, यानी भ्रंश का। ठीक है। और संपीड़न बल के कारण दो चीजें देखने को मिलती है, एक वलन, एक संवलन। ठीक है, एक वलन एक संवलन। संवलन के अंदर हमने बताया दो चीजें, एक होता है उत्संवलन और एक होता है अवसंवलन। एक उत्संवलन, एक अवसंवलन। ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई और कुछ वर्ड को भी समझने का प्रयास किया जो वलन से रिलेटेड था, वलन से ही रिलेटेड था। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। ठीक है। एक है अपनति और एक होता है अभिनति। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एक वर्ड और बताया जिसको कहते हैं संपन्नति, और इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने बताया, इससे रिलेटेड जो होता है, इसको कह रहे हैं संभिन्नति। ठीक है। तो ये सारे चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिला। इतने सारे वर्ड, सिर्फ वर्ड ही है, इतने सारे वर्ड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल हम देखने का प्रयास करेंगे कि वलन कितने टाइप का होता है, भ्रंश जो है, भ्रंशन के कितने सारे टाइप होते हैं। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे यही देखने का, और उसका भी थोड़ा सा शब्द देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट भी है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, इतने सारे बल काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बहिर्जनित बल के अंदर गए ही नहीं है, जो भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही था। ठीक है। तो क्या लगता है, जैसे आपको समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।